Good evening to all. Good evening, sir. कल हम लोग देखे थे 2 दिन से दर्शन की क्लास चल रही है। कल तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कवर हो गया था। एक था का कोण और एक विराम का कोण, जो उसमें अच्छे से नहीं हो पाया था टाइम की वजह से। तो एक बार हम फिर से उसको रिवाइज करते हुए फिर आज के क्लास में प्रॉब्लम करेंगे। जैसा मैंने कल बताया था, स्टार्टिंग से 4-5 प्रॉब्लम हम 4-5 प्रॉब्लम करा देंगे। उसके बाद आपको प्रॉब्लम देंगे और आप हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। Yes. एंगल क्या है, जैसा कि आप अपने सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जब भी वस्तु विराम अवस्था से लिए तैयार है, उस समय वस्तु के वजन के कारण जो अभिलंब प्रतिक्रिया जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगती है और संपर्क सतह पे जो सीमांत बल मैक्स आपका स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। आवाज आ रही है बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो सीमांत घर्षण का जो परिणाम होता है, उनका एक परिणामी बल रिजल्टेंट लगता है, जिसको हमने आर से शो किया है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का ये एन का जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा था अभिलंब बल, और एक जो आपका ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, इन दोनों बल का जो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है वो आर। ठीक है, इस रिजल्टेंट आर का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है यही कहलाता है घर्षण का कोण। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, रेगुलर रिलेशन में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी हम दिखाते हैं, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है, अब ये देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम अगर हम देना चाहें तो नाम भी हम दे सकते हैं। इसका नाम दे दिए हम ए बी सी। ठीक है, अब ये वाला आपका थीटा है। ठीक है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, तो आपको पता है कि tan थीटा अगर आप निकालें, ठीक है, ये क्या है आपको, ये आपको n पता है कि ये n है। ये n किसके बराबर होता है, w के बराबर। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं, आपको दिख भी रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये n, सिर्फ n, और इसको बैलेंस किए हुए हैं नीचे की डायरेक्शन में w। ठीक है, तो ये n बराबर हम लिख सकते हैं w। ये n बराबर हम लिख सकते हैं w। ठीक है, जिसके बराबर आपका हो जाएगा m। तो कुछ नहीं होता है, वेट ऑफ दी बॉडी होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका कर्ण है। तो ये दोनों को जोड़ रहा है, हाइपोटेनस है, कर्ण है। और ये आर, ये जो है आर से एंड, ये क्या है, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है। यानी क्या है, एफ एफ। ठीक है, इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्टैटिक बॉडी अभी क्या है, विराम अवस्था में है। यहाँ पे अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हम लिख सकते हैं एफ एस, यानी स्थैतिक घर्षण है। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं, कोण कब बनता है, ये कोण कब कंसिडर करते हैं, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एम ए एक्स, वही लिखा हुआ है, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं सीधे। अगर एफ एस मैक्स ना लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एल, मतलब क्या, लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल, इसको लिख सकते हैं सीमांत घर्षण बल। यहाँ पे इसकी जगह पे हम एफ एल भी लिख सकते हैं, तो जगह में हम एफ एल भी लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन डब्ल्यू। ये भी फॉर्मूला हमारा सही। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है, लंब अपॉन आधार, ये होता है आपका tan थीटा बराबर। तो इसमें P क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल एबीसी में, तो आपका हो जाएगा
tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन। पी आपका क्या है, आर एन हो जाएगा, सामने वाली भुजा, ठीक है, अपॉन आधार। इसमें इसका आधार क्या है, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, ये आधार है, बी एच आधार है, तो बी एच, ठीक है। आर एन किसके बराबर है आपका, आर एन है आपका एफ एस मैक्स, ठीक है, तो लिख देंगे उसी को, एफ एस मैक्स, ठीक है। और बी एच किसके बराबर है, ये बी एच आपका एन, एन किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर, तो लिख दिए डब्ल्यू, डब्ल्यू से बैलेंस, डब्ल्यू के कारण एन लग रहा है, तो ये फॉर्मूला आपका निकल आया जो हमने निकाला है, ये tan थीटा यहाँ पे आ गया आपका एफ एस मैक्स अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो आप फॉर्मूला आप देख लिए, आपके सामने फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट बना है, कभी भी कोई पूछे कि घर्षण का कोण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, और आपके जो सेशनल एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भाईवा में पूछ देता है कोई भी एग्जामिनर, तो बताओ घर्षण कोण क्या है। तो घर्षण कोण कुछ नहीं है, बस आपको एक लाइन बोलना है, क्या है कि घर्षण कोण फ्रिक्शन फोर्स और अभिलंब प्रतिक्रिया जो लगती है, उन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है। और रिजल्टेंट उनका जो परिणामी होता है, परिणामी बल और आपका अभिलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका अभिलंब बल था और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स था, इन दोनों का ये परिणामी बल है, मतलब इन दोनों के बराबर ये लग रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में फिर जो आपका रिएक्शन फोर्स था और आपका जो नॉर्मल फोर्स था, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यही आपका कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये वाला जो इसको जगह पे जो हम नीचे देख रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये म्यू एस कहाँ लिखे हैं, तो ये आप पहले साबित कर चुके हैं। आप पिछले स्लाइड में लास्ट वाला कल का वीडियो आप देखेंगे, तो हमने म्यू एस, ये क्या है, घर्षण का गुणांक, एस लगा हुआ है, मतलब क्या, स्थैतिक घर्षण की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे के आ जाएगा तो गतिज घर्षण की बात करेगा, ठीक है। तो ये होता है एफ एस मैक्स अपॉन डब्ल्यू, ये आप पिछले ही स्लाइड में आप प्रूफ कर। तो हम आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। एक चीज और क्लियर करना है प्रॉब्लम बनाने से पहले, वो है अपना विराम का कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्योंकि अब तक जितने हमने चीजें पढ़ी हैं, वो सारी चीजें आपकी पढ़ी हैं इसके लिए, इससे एक समतल सरफेस पे आपकी कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर हम घर्षण के केस को कंसिडर कर रहे हैं। अब हम एक इंक्लाइंट प्लेन लेंगे, ठीक है, एक नत समतल लेंगे जिसपे हम बॉडी को कंसिडर करेंगे, वहां पे केस आता है आपका एंगल ऑफ रिपोज का। जैसे कल भी मैंने हल्का सा आपको हिंट दिया था कि एक इंक्लाइंट बॉडी है, उसमें हमने कल मोबाइल रखा था, देखा था कुछ हल्का सा उठा रहे हैं तो क्या हो रहा था, मोबाइल नहीं गिर रहा था, लेकिन धीरे 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 एक टाइम आया कि मोबाइल गिर गया, ठीक है। तो क्यों, जब हमने थोड़ा सा उठाया उस समय भी ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल बन रहा था, ठीक है। तो हमने बताया था कि जिस समय मोबाइल गिरना स्टार्ट करेगा, उस समय जो एंगल बन रहा होगा उस इंक्लाइनेशन का ग्राउंड के साथ, वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, मतलब रिपोज कर रहा है, मतलब बॉडी को फिसलने से रोकता है। तो तब तक रोक पाता है जब तक उसकी जो वैल्यू है एंगल का एक लिमिट तक ना आ जाए, ठीक है। तो जिस लिमिट पे जाके वो फिसलना स्टार्ट कर देती है, उस समय जो एंगल बनता है, वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, जिसकी हिंदी में विराम का कोण कहते हैं। विराम, तो वस्तु को विराम में रखने का चेष्टा करती है, प्रयास करती है। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने विराम का कोण, ठीक है, देख रहे हैं, एक नट समतल सतह का वो अधिकतम कोण जब तक वस्तु उस पर बिना किसी बाहरी बल के लगे फिसलना ना शुरू कर दे, विराम का कोण कहलाता है, ठीक है। ये एक आपका नत समतल बॉडी थी, ठीक है, जिसपे ये वाला उसका एक इंक्लिनेशन था ग्राउंड के साथ में, और ये बॉडी रखी हुई, ये जब फिसलना स्टार्ट कर देगी उस समय जो ये एंगल बनेगा फाई, यही एंगल कहलाएगा आपका विराम का। इसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। अभी एक वीडियो आपके स्क्रीन के सामने में प्ले होगा, आप सब लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। देखिए, यहाँ पे दो बॉडी ली हुई है, ठीक है, और इसको धीरे धीरे उठाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे इसको उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही हल्के 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 उठाया जा रहा है।
देखिए अब ये बॉडी गिरने लगी। देखिए बॉडी गिर गई है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए इस समय ये जो बॉडी है अब ये गिरने के लिए रेडी है। उस समय इस ग्राउंड के साथ, ये वाली जो वायलेट रंग की रेखा आप देख रहे हैं, उस समय इसके साथ जो एंगल बनाएगा, अभी एंगल बनेगा अभी यहाँ पे देखिए, जो एंगल बनेगा वही है आपका एंगल ऑफ रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल, ये आपका क्या एंगल ऑफ रिपोर्ट है। ठीक है, जब ये स्लाइड कर जा रही है इस पर। ठीक है। हाँ, ये अब डिपेंड कर सकता है, ये जो एंगल है ये डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए अलग हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसका इसका जो सरफेस है वो कितना रुख रहा है, इसका जो सरफेस है वो कैसा है, इन दोनों सरफेस के प्रकृति पे निर्भर करेगा। जैसा कि आपको घर्षण का गुण में भी पॉइंट नंबर 3, जो घर्षण का गुण 3 है कि प्रकृति पे निर्भर करता है सरफेस, उस पर डिपेंड करेगा। किसी बॉडी के लिए हो सकता है कि इतना ना उठाना पड़े हमें, हम यहीं पे रखें, ठीक है, और हमारा ये क्या हो स्लाइड कर जाए। किसी को और ज्यादा उठाना पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है सरफेस टू सरफेस। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है, आप सभी को इससे समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जब बॉडी फिसलना स्टार्ट कर दे। ठीक है। अभी इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम देख रहे हैं। एक फोर्स आपका लगेगा इंक्लाइन में नीचे की ओर। ठीक है, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, उसके वेट के बराबर एम जी। ठीक है, अभी लगेगा देखिए एम जी। ठीक है, क्योंकि इस बॉडी का मास एम था तो नीचे की डायरेक्शन में लगा, उसके वेट के बराबर में एम जी। अभी और भी फोर्सेस को हम देखेंगे इस पे। ठीक है, उसको देखिए, एक ऊपर की डायरेक्शन में ये सरफेस लगाएगा इसके ऊपर, इसको हम एन जानते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये एन। ठीक है, फिर आपका एक इधर की डायरेक्शन में लग रहा है आपका, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, जो इसको फिसलाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, इसकी अपोजिट। आपको पता है कि फ्रिक्शन क्या करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। तो चूंकि बॉडी इधर फिसलना चाह रही है तो फ्रिक्शन ऊपर की दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो भी देख लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन को। ठीक है, अभी क्या किए हैं हम, इसको कंपोनेंट में तोड़ लिए हैं। ठीक है, जैसे आपका नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा था, ठीक है, और ये एम जी इसके साथ क्या एंगल बना रहा था, थीटा बना रहा था। ये जो नॉर्मल के सीधे लाइन से नीचे आई है ये। ठीक है, तो क्योंकि थीटा है, तो थीटा के साथ जो बनता है वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस का कंपोनेंट हो जाएगा। और इसका जो अलग वर्टिकल जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी हम देख ले रहे हैं। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है,
तो दो कंपोनेंट में हमने तोड़ लिया है, एक एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा। ठीक है, आज प्रॉब्लम भी करेंगे इस पे, तो अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान रखेंगे, अभी प्रॉब्लम में सब एक एक व्यक्ति को समझना है। ठीक है? इधर हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ एफ से दिखा दिया हमने फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, इसका जो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। ठीक है, तो आपको पता है एन किससे बैलेंस हो रहा था, अगर ये बॉडी नहीं गिर रही है, अभी स्थिर है, इसका मतलब क्या है, एन आपका एम जी कॉस थीटा के बराबर है। ये जो नीचे जो एम जी का जो कंपोनेंट लग रहा था, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक एम जी कॉस थीटा, एक एम जी साइन थीटा। तो ये ऊपर वाला जो एन था, ये किससे बैलेंस हो रहा था, एम जी कॉस थीटा से। हमने फ्रिक्शन जो फोर्स था, घर्षण बल का फॉर्मूला लगा दिया, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो ये म्यू है और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन फोर्स आ गई एम जी कॉस थीटा। तो अब इमेजिन कीजिए कि ये वो स्थिति है जिसमें बॉडी अभी गिरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, गिराने वाला कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा फोर्स लग रहा है इधर, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा फोर्स का वह कंपोनेंट है। एक मिनट, हम अभी सबको म्यूट करेंगे, अभी गैलेक्सी J2 से इन्होंने राइज हैंड किया है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कंसेप्ट समझा दूं, फिर सब लोगों से मैं डाउट लूंगा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये चाहता है कि इस बॉडी को नीचे स्लाइड करा दे। ठीक है, तो इसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। इस पे जो फ्रिक्शन है इस प्लेन पे, वो रोक रहा है। वो क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा दोनों क्या है, बराबर है। ये जब तक बराबर है तब तक ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही। जो ही इसका मान बड़ा हो जाएगा, जो ही एम जी कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा से ये बॉडी नीचे की ओर स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, यही होता है जब आप ये प्लेन ले रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्लेन है और आपने इसे मोबाइल रख दिया। ठीक है, अब इसको आप स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप मोबाइल नहीं गिर रहा है, अभी भी इंक्लाइंड है आपका। ठीक है, और एक टाइम आया कि आपने देखा कि अब ये मोबाइल स्लाइड कर गई। ठीक है, स्लाइड कर गई। इसका मतलब क्या है, इस परिस्थिति में जब स्लाइड कर रही थी, जस्ट उसके पहले, मतलब जिस समय स्लाइड कर जाएगी, उस समय एम जी साइन थीटा और आपका म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या है, दोनों बराबर हैं। उसके थोड़ा सा ज्यादा हल्का एंगल बढ़ाया, हमारे एंगल बढ़ाने से क्या होता है, साइन का कंपोनेंट बढ़ता जाता है। आपको पता है साइन 0 से लेके 1 तक लाई करते हैं, जैसे एंगल बढ़ाएंगे इसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साइन कंपोनेंट लगा हुआ है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंगल, आपका क्या आएगा, इसका मान बढ़ जाएगा, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये उस फोर्स पे भारी पड़ेगा, और जब भारी पड़ेगा तो बॉडी आपकी नीचे गिर जाएगी, जैसा आपने देखा मोबाइल स्लाइड कर। ठीक है, लेकिन इसको कम कम रखा था, इतना पे रखा था तो मोबाइल नहीं गिर रही थी, देखिए रखा हुआ है, देखिए रखा हुआ है, लेकिन अब गिर गई, क्योंकि उस समय एम जी साइन थीटा थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इस कारण से मोबाइल स्लाइड कर जाए। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं इसको, और कुछ लोग जो डाउट राइज किए हैं उनसे हम पूछें क्या डाउट। हाँ बताइए क्या डाउट है। सभी लोग को अनम्यूट कर दिया जा चुका है। चिल्ले तुरंत म्यूट कर देना, वहां पे माइक बन जाएगा जहाँ पे वो हेडफोन बना है। बताइए गैलेक्सी J2 हाँ ठीक है, रखो तब शो करेगा। किसका है ये गैलेक्सी J2 2016, कौन है ये। एक तो मैंने बोला था कि आप लोग अपन नाम नाम कर लीजिए, अभी भी दो लोग नाम नहीं जोड़े हैं, एक रेडमी आ रहा है करके, एक आ रहा है गैलेक्सी J2। तो आप लोग कृपया अपना नाम लिख लें उसकी जगह पे, ताकि हमको बुलाने में आसानी रहे, पता रहे कि किसको डाउट हो रहा है। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। आवाज आ रही है। जी सर। तो कोई डाउट था। सर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है हाँ हाँ, और वो आर है, उसके बीच का कोण 90 डिग्री तो होगा। फ्रिक्शन फोर्स है और आर के बीच का कोण 90 डिग्री। अभी हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा रहे हैं।
फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो अभिलंब प्रतिक्रिया है जी दोनों के बीच का कोण, ये कोण कितना होगा ये स्थिति पे डिपेंड करेगा। ये जो सर एफ एफ है और आर है जो एफ एफ है हाँ और आर है, ठीक है। उसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। नहीं 90 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि उसके लंबवत है ना। एफ एफ क्या है? एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है जी और पेन क्या है ऐसे लग रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इस दो फोर्स को हमने रिजॉल्व किया है। इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। जब दो फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? उसके बीच मिडिल में आता है, तो उसके मिड में एक रिजल्टेंट फोर्स आता है, ठीक है। वो जो रिजल्टेंट फोर्स आता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? दोनों फोर्स का प्रभाव होगा। उस रिजल्टेंट फोर्स का जो ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच का जो कोण है ये घर्षण कोण है। ये 90 कैसे हो सकता है? ये डिपेंड करेगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और ये कब होगा? जब बॉडी मूव करने लगे, जब मूव करने के लिए तैयार होगी उस समय अपने रिजल्टेंट से अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह कोण जो कहलाता है घर्षण कोण। सर आप पूछो। सर आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है? अभी सब लोग को म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी। तुम्हारा क्या क्या नाम से है तुम्हारा इसमें? व्हाट इज योर जितेंद्र नाम है? उनका, जितेंद्र सर नाम मेरा से। अभी क्वेश्चन कौन जितेंद्र। डाउट है? बाकी लोगों को सर मैं पूछ रहा था जितेंद्र जितेंद्र। हम बाकी लोग को यूज कर रहे हैं, तुमको सिखानी होता है, तुमको आवाज आएगी, बाकी लोग की आवाज। अब बताओ, अब आवाज आ रही होगी तुम्हें? जी सर। हाँ बताओ, अब क्या डाउट है? सर वही डाउट था जैसे कि ये एम जी कॉस थीटा और ये आर जो है ये सरफेस के लंबवत है। एम जी कॉस थीटा और आपका आर, यहाँ पे आर कहाँ है तो बताओ? यहाँ पे आर है कहाँ? आर वो आर यहाँ ऊपर है जो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, यही तो तुम गलत ले रहे हो ना। ये एन है, ये एन है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है। एम जी साइन थीटा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। और ये क्या है? एन है। जी ये एन किस लिए लगा? ये सरफेस लगा रही है, क्योंकि सरफेस पे एक वेट लग रहा है, इस कारण से सरफेस अभिलंब एक लगा रही है इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और आर क्या है? आर यहाँ पे होता कुछ इस तरीके के। देखो यहाँ पे हम तुमको ड्रॉ करके दिखाते हैं, तुमको डाउट है यहाँ पे ड्रॉ करके। आर ये है, देखो इन दोनों के मध्य का ये आर है, समझे बात को? जी ये आपका आर है। ये जो आर है इन दोनों के बीच का जो कोण है ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये घर्षण कोण है। तो अब आया बात समझ में? तो सर घर्षण कोण 45 डिग्री हो सकता है? अरे कैसे हम कह सकते हैं कि 45 होगा एग्जैक्ट? ये तो डिपेंड करता है इन दोनों फोर्स पे ना। तुम ज्यादा प्रयास कर रहे हो ना, उतना तुमको डिटेल में जाना नहीं है। इसके लिए तुमको पूरा पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में, ये कितना एंगल होगा। जी सर फिर आगे बताइए, हम समझ जाएंगे बाद में। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। घर्षण कोण का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सिर्फ ले लो, जो पढ़ना है उस चीज को समझो। अभी उतना तुम समझ नहीं पाओगे। जी ये जो रिजल्टेंट एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है इस डायरेक्शन में, पता है तुमको? जी सर। जबकि यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? हम्म। ये अप्लाइड फोर्स है, एक तरह से फोर्स ये है जो नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे घर्षण कोण, अगर हम बात करेंगे घर्षण कोण, तो ये और ये इधर रिजल्टेंट होगा इन दोनों का। कभी दो फोर्स होता है, दो फोर्स का रिजल्टेंट बना सकते हो ना, कि हम चाहते हैं कि बॉडी पे दो जी फोर्स, जी क्योंकि रिजल्टेंट नहीं पढ़े हो उसके लिए अभी पता नहीं आईटीआई के सिलेबस में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम एक वीडियो पे ही बनाएंगे, एक दो क्लास लेंगे। इस पे एक बॉडी पे 4-5 तरह का फोर्स लगता है, और पांचों फोर्स को हटा के हम एक फोर्स लगा सकते हैं। उस एक फोर्स में उस पांचों के बराबर लगने की कैपेसिटी होगी, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट।
मतलब क्या, उसका नाम ही है परिणामी। जितने तरह के फोर्स बॉडी पे लग रहे थे उसके बदौलत एक फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ पे दो फोर्स था, एक फोर्स था ऊपर की ओर अभिलंब और नीचे इसका फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों को मिला के एक फोर्स बना रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट अपने पुराना जो अभिलंब था उसके बाद जो एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, वही एंगल कहा जाता है घर्षण का एंगल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जबकि एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल अलग है, एंगल ऑफ रिपोज नट समतल बॉडी के लिए है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तो क्लियर होगा। ठीक जी जी कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है उस समय क्या है, एम जी साइन थीटा इसके बराबर होगा म्यू एम जी कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, अभी हम लिखेंगे उसको। ठीक है, हमने लिख दिया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों तरफ एम जी है, इधर भी एम जी है और इधर भी एम जी है, तो एम जी को हमने क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। किया है एम जी क्रॉस हो गया। अब बचा सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू और आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो क्लियर कर लें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो इधर बच जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, म्यू। ठीक है, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का गुणांक। मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, जो कि पीछे हमने लिखा था म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे आपका प्रूफ हो रहा है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू टेन इनवर्स म्यू। मतलब टेन का इनवर्स अगर निकाल दे कोफिशिएंट से तो हमको किस क्या निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ओके, चलिए अब प्रॉब्लम में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, चार पांच प्रॉब्लम हम करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग को दिया जाएगा बनाने के लिए। इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है 4 kg का, आप देख रहे हैं ये 4 kg का एक ब्लॉक है। ठीक है, जिसको हम 10 न्यूटन के फोर्स से इस सरफेस पे खींचना चाह रहे हैं, स्लाइड कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि 10 न्यूटन के फोर्स पे ये बॉडी इस पे मूव करे। दो वैल्यू दी हुई है घर्षण गुणांक की, एक दिया हुआ है म्यू एस, ध्यान देना इस पे, म्यू एस, एस का मतलब क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक घर्षण है, मतलब स्टैटिक घर्षण का कोफिशिएंट दिया हुआ है। और म्यू के भी दे दिया है, म्यू के इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, दोनों वैल्यू दे देंगे आपको। अब बोलेंगे, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताइए कि यह विराम में है या गति में है। मतलब क्या है कि 10 न्यूटन का यदि हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है घर्षण बल क्या लगेगा। भाई घर्षण बल तो क्या लगेगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना मैक्सिमम लग सकता है, एक टाइम आएगा उससे ज्यादा नहीं लग सकती है। तो कैपेसिटी क्या है, सीमांत घर्षण। फिर कह रहा है कि 4 किलोग्राम वाले बॉल ब्लॉक का त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो त्वरण तो हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम देखें कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0।
ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तभी आएगा जब बॉडी में वेलोसिटी होगी, बॉडी मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर बॉडी ही नहीं चल रही है तो त्वरण कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है विराम में रहेगा गति में रहेगा, कौन तय करेगा? ये तय करेगा सीमांत घर्षण का मान। मतलब क्या है कि इस बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, इस बॉडी जो सरफेस पर रखी है और सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको हम मैक्सिमम कहते हैं सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण कितना हो सकता है मैक्सिमम? अगर वो 10 से कम होगा, अगर वो 7, 8, 9 तक आएगा, ठीक है, तो बॉडी चल पड़ेगी। अगर वो 10 से ज्यादा आ रहा है या 10 आ रहा है तो बॉडी क्या रहेगी? विराम में ही रहेगी, अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी उसके बराबर। ठीक है, हम देखिए, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ, चित्र से स्पष्ट है कि बॉडी को 10 न्यूटन के बल से दाहिनी दिशा में हम खींच रहे हैं और बॉडी जो है तो विराम या गति अवस्था में रहेगी या सीमांत घर्षण का मान तय करेगा। ठीक है, हम इस बॉडी को देख लेते हैं, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अभी तो सिर्फ 10 न्यूटन का खींच रहे हैं, इस पे नीचे कितना लगेगा, ऊपर एन कितना होगा, उसे हम देख ले डायग्राम बना के फिर से। तो नीचे आपका mg लगेगा, W=mg, और mg को ओवरकम करेगा ऊपर की ओर n, और इधर की ओर लगेगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। आप इधर खींचना चाह रहे हैं, इस सरफेस के अलोंग इधर लगेगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, FL। FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही है सीमांत घर्षण। FL इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। ध्यान देना, हमेशा सीमांत घर्षण जब भी निकालोगे उसमें म्यू के यूज नहीं करोगे, क्योंकि सीमांत घर्षण क्या है, स्थैतिक घर्षण का ही एक अधिकतम मान होता है एक स्थैतिक घर्षण ही है। सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण ही है। सीमांत घर्षण जब तक है तब तक बॉडी आगे नहीं जा सकती, उसके बाद ही जाती है। इसलिए जब भी यहाँ पे निकालोगे कभी भी म्यू के यूज नहीं कर लेना गलती से, नहीं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। म्यू एस हमको दिया हुआ है 0.3। एन हमको नहीं पता है, एन निकालने के लिए क्या करना होगा, एन किसके बराबर है, mg के बराबर। एम कितना है, 4। जी कितना होता है, रफ फिगर में 10 लेते हैं, ऐसे होता 9.81 है, लेकिन हम राउंड फिगर में 10 लेते हैं, अपने प्रॉब्लम में हम हमेशा 10 ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एन निकाल लिए हमने। एन इजिकल टू क्या है, mg, 4 × 10 कितना आ गया, 40 न्यूटन। अब हमको एन पता है, म्यू एस भी पता है, दिया हुआ है प्रॉब्लम में 0.3। अब आसानी से हम एफ एल निकाल सकते हैं। एफ एल निकाल लिया, एफ एल कितना आ गया, 0.3 × 40, 12 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब देखो कि आपका सीमांत घर्षण बल 12 न्यूटन आ रहा है, और बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो क्या बॉडी आगे चल जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये घर्षण बल 12 न्यूटन लग जाएगा और लग रहा है 10 ही न्यूटन, ऐसा नहीं है। अगर मेरे लाल यहाँ पे देखो, ड्रॉ कर, अगर इधर की डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 12 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो सकता है। अगर ये 12 लग जाता मेरे लाल, ठीक है, तो इधर तुम कितना लगाए थे, 10। नेट फोर्स इधर जनरेट हो जाता 2 न्यूटन का। ठीक है, 2 न्यूटन का नेट फोर्स इधर जनरेट हो जाता, और तुम खींच इधर रहे थे, बॉडी इधर चल पड़ती। मतलब ऐसा कभी देखे हो, मोबाइल को इधर ले जाना चाहे, मोबाइल इधर भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जादू हो जाती है। तो होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये 12 कब लगेगा, ये 12 तब लगेगा जब आप यहाँ पे 10 की जगह पे आप 12 लगा, मतलब इसको आप बढ़ा दोगे तो भी बॉडी 12 लगाने लगेगी। जब ये 10 लग रहा है तो कितना लगाएगी, ये 10 ही लगाएगी, क्योंकि हमने क्या निकाला है, सीमांत। हमने अधिकतम सीमा निकाल ली है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का इस केस में अधिकतम सीमा क्या हो सकता है, हमने वो मान निकाला है, जिसका वैल्यू आया है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन लग नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्रिया की ही प्रतिक्रिया होगी। हम लगाएंगे 10 न्यूटन तो 10 ही लगेगी, हम 11 लगाएंगे 11 लगाएगी, हम 12 लगाएंगे 12 लगाएगी, हम 13 लगा देंगे 13 नहीं लगा पाएगी, क्योंकि उसकी सीमा क्या थी, 12 न्यूटन। तो जैसे यहाँ 13 लग जाएगा, बॉडी आगे बढ़ पाएगी। तो पहले क्वेश्चन का तो हमको आंसर मिल गया कि यह विराम या गति में रहेगा, तो विराम में रहेगा, गति में नहीं रहेगा। ठीक है, घर्षण बल क्या होगा, कुछ लोग इसी को लिख देंगे, घर्षण बल 12 न्यूटन। कैसे, तुम लगा रहे हो 10 न्यूटन, तो घर्षण 12 न्यूटन जनरेट हो जाएगा, फिर तो बॉडी इधर चल जाएगी। तो आप जितना लगाओगे उतना ही घर्षण बल लगता है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले। तो प्रॉब्लम में भी वो चीज आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि इसीलिए पढ़ाया जाता है। तो क्या था, 2 दिन से क्यों समय बर्बाद कर रहे थे, सीधे प्रॉब्लम पे स्टार्ट कर देते हैं। तो कंसेप्ट अगर दिया गया है तो उसको यूज कीजिए। ठीक है,
फिर क्या है आपका 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक का त्वरण क्या होगा। त्वरण आप निकालने की क्या जरूरत है मेरे लाल, जब बॉडी घूम ही नहीं रही है, बॉडी का कोई वेलोसिटी नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, त्वरण होता क्या है, वेग का परिवर्तन का दर होता है। तो त्वरण, वेग तो हो ही नहीं रहा है, बॉडी तो स्थिर है, विराम अवस्था में है, तो त्वरण क्या होगा। फिर भी हम निकाल के भी देखेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे तो जीरो ही आएगा। जैसे अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, आएगा जीरो। अतः स्पष्ट है कि बॉडी विराम अवस्था में रहेगी, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क का आंसर मिल गया हमको कि उपरोक्त बॉडी विराम अवस्था में ही रहेगी, ठीक है। घर्षण बल लगाए जाने वाले बल के बराबर होगा जो कि 10 न्यूटन है। और आप यहाँ पे जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए, पता है आपको, पढ़ाया जा चुका है चैप्टर। फोर्स इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। एफ कितना लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है 10, और 10 अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो 10 माइनस 10 अपॉन 4, 10 माइनस 10 क्या आएगा, जीरो। जीरो में किसी से भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर, जीरो। तो मैथमेटिकली भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम आप करेंगे, तो क्लियर करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए सभी लोग, जल्दी से सॉल्व कीजिए, टाइम तो ओवर हो रहा है, कभी किसी समय भी वीडियो बंद कर सकता है तो, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, अभी भी इंक्लाइंड फोर्स होगा तो उसको दो कंपोनेंट में आप तोड़ लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें एन जो है डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, एन 40 हो जाएगा, एन 40 नहीं आएगा, कुछ लोग 40 निकालेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। टाइम काफी कम है, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, 2 मिनट में ये वीडियो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हुआ, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अभी हम दूसरा डायग्राम शो करने जा रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम दे रहे हैं, सर थोड़ा बैक कर दीजिए। बैक कर दें। सर पिछला वाला डायग्राम। ये वाला ना, तो समझ दिया हुआ ना, इसमें थोड़ा नोट कर लोगे ना, इस डायग्राम को नोट कर लो। चलो चलिए, आज का क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होगा। आ गया टाइम नहीं पाएगा, हम ये प्रॉब्लम पीडीएफ फॉर्म में बना के अभी ग्रुप में पोस्ट कर दे रहे हैं, 4-5 प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आप लगाएंगे कल क्लास जब, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।